जब हम विभिन्न पदार्थों की प्रत्यास्थता के बारे में बात करते हैं, तब हम प्रतिबल यानी स्ट्रेस और विकृति यानी स्ट्रेन, इन दो शब्दों का सबसे अधिक उपयोग करते हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रतिबल और विकृति का क्या अर्थ है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। चलिए किसी ऐसी वस्तु का उदाहरण लेकर समझना शुरू करते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, जैसे स्प्रिंग। तो हम जानते हैं कि यदि हम किसी स्प्रिंग को थोड़ा खींचें और फिर इसे छोड़ दें, तो यह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा बल लग रहा है जो स्प्रिंग को उसके मूल आकार में वापस ला देता है। हम इस बल को प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस स्प्रिंग की मूल लंबाई L है और इसको खींचने पर इसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन डेल्टा L है, और स्प्रिंग को उसके मूल आकार में वापस लाने वाला प्रत्यानयन बल Fr है। यहाँ R का मतलब प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ हमें डेल्टा L और Fr के बीच एक संबंध मिलता है जिसे हुक का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। चूंकि यहाँ विस्थापन का मतलब स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा L है, इसलिए हुक के नियम के अनुसार Fr इस डेल्टा L के समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि यदि हम विस्थापन यानी डेल्टा L को बढ़ाएंगे तो प्रत्यानयन बल भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखें कि इस वीडियो में हम केवल लगने वाले बल या मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। हम दिशा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम इस अवधारणा को स्प्रिंग के अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी सामान्यीकृत कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें रबर बैंड, स्टील या फिर विभिन्न धातुएं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रत्यास्थ होती हैं। तो क्या हम हुक के नियम को इन सभी चीज़ों पर भी लागू कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पतला रबर बैंड है और हम इसे खींचकर लंबा करते हैं। मान लीजिए कि हम इसकी लंबाई को 0.1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। अब यदि इसे हम छोड़ दें तो हम जानते हैं कि रबर बैंड अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाएगा। इसका अर्थ है कि यहाँ भी एक प्रत्यानयन बल यानी कि Fr कार्य कर रहा है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यहाँ भी प्रत्यानयन बल विस्थापन की मात्रा के समानुपाती है, जैसा कि हमने स्प्रिंग में देखा था? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, लेकिन इसके बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए प्रत्यानयन बल पर चर्चा करना बहुत उपयोगी नहीं है। ऐसा क्यों है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो मान लीजिए कि इस पतले रबर बैंड के स्थान पर हमारे पास एक मोटा रबर बैंड है। मान लीजिए कि यह पहले वाले रबर बैंड के समान पदार्थ से बना है और दोनों की मूल लंबाई भी समान है, लेकिन यह पहले वाले रबर बैंड से 5 गुना अधिक मोटा है। अब यदि हम इसे पहले वाले रबर बैंड के समान मात्रा में खींचने का प्रयास करें, तो इस बार हमें अधिक ताकत लगाना होगा और फिर इसे उस खिंची हुई स्थिति में बनाए रखना भी बहुत कठिन होगा। इसका कारण यह है कि चूंकि यह रबर बैंड पहले वाले रबर बैंड की तुलना में 5 गुना अधिक मोटा है, इसलिए इसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल भी बहुत अधिक है। लेकिन यह बल कितना अधिक होगा? इसे समझने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि यह मोटा रबर बैंड 5 पतले रबर बैंडों से बना है, और चूंकि प्रत्येक रबर बैंड समान मात्रा में खिंच रहा है, जिन 5 पतले रबर बैंडों से हम इसकी बने होने की कल्पना कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक रबर बैंड समान मात्रा में खिंचता है, इसलिए इनमें से प्रत्येक में समान प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न होगा। इसका मतलब यहाँ कुल प्रत्यानयन बल 5 गुना अधिक होगा। यही कारण है कि इस मोटे रबर बैंड को खींचने के लिए अधिक ताकत लगाना पड़ता है, और फिर इसे उस खिंची हुई स्थिति में बनाए रखने के लिए भी हमें काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे यदि यहाँ पर प्रत्यानयन बल मान लीजिए कि 100 न्यूटन है, तो यहाँ पर यह प्रत्यानयन बल 5 गुना यानी 500 न्यूटन होगा। यहाँ हम यह देख सकते हैं कि भले ही खिंचाव एक समान है, लेकिन प्रत्यानयन बल बदल गया है, और यह बल रबर बैंड की मोटाई पर निर्भर करता है। अन्य शब्दों में यह इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इस पतले रबर बैंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम है,
मान लीजिए कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। ऐसे में इस मोटे रबर बैंड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 5 गुना अधिक होगा, यानी 5 वर्ग इकाई होगा। इसका मतलब जैसे जैसे यह क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे प्रत्यानयन बल भी बढ़ता जाता है। तो क्या हम कोई ऐसी राशि ज्ञात कर सकते हैं जो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर ना हो, ताकि प्रत्यानयन बल इस रबर बैंड की मोटाई पर निर्भर न रहे? इसका उत्तर है हाँ। यदि हम प्रत्यानयन बल को अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से विभाजित कर दें तो हमें इन दोनों ही मामलों में एक समान संख्या मिलती है, यानी 100/1 भी हमें 100 मिलेगा और 500/5 भी 100 ही मिलता है। इसी प्रकार यदि यह रबर बैंड 3 गुना मोटा होता तो प्रत्यानयन बल भी 3 गुना अधिक होता और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी 3 गुना ही होता। और तब भी यदि हम प्रत्यानयन बल को अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से विभाजित करते तो हमें पुनः 100 मिलता। इस प्रकार यहाँ हमारे लिए उपयोगी राशि प्रत्यानयन बल नहीं है, बल्कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला प्रत्यानयन बल है, और इसी राशि को प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है। चूंकि यह राशि बल बटा क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगी। बल के लिए हम न्यूटन का उपयोग करते हैं और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। यह प्रतिबल हमें सामान्यतः यह बताता है कि कोई पदार्थ अपने मूल आकार में वापस आने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। अब इन दोनों मामलों में हम देख सकते हैं कि हालांकि प्रत्यानयन बल अलग अलग है, लेकिन प्रतिबल एक समान है। इसलिए ये दोनों रबर बैंड लगभग एक ही समय में अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस मोटे रबर बैंड में अधिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपको लगे कि इस मोटे रबर बैंड को अधिक तेजी से अपनी मूल स्थिति में वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह रबर बैंड पतले रबर बैंड की तुलना में 5 गुना मोटा भी है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यह मोटा रबर बैंड 5 ऐसे पतले रबर बैंडों के बराबर है, इनसे मिलकर बना है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक रबर बैंड में एक समान प्रत्यानयन बल लग रहा है। जो ये 5 पतले रबर बैंड हैं जिनसे ये मोटा रबर बैंड मिलकर बना है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इनमें से प्रत्येक रबर बैंड एक समान प्रत्यानयन बल महसूस कर रहा है। तो इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जब हम मूल स्थिति में वापस आने के बारे में सोचते हैं तब प्रत्यानयन बल भ्रामक हो सकता है, लेकिन प्रतिबल हमें सटीक जानकारी देता है। तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि प्रतिबल किस चीज़ पर निर्भर करता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि प्रतिबल खिंचाव या तनन की मात्रा के समानुपाती होता है? क्योंकि मान लीजिए कि यदि हम इस पतले रबर बैंड को 0.5 सेंटीमीटर खींचते हैं तो इसमें उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बल भी 5 गुना होगा और इसलिए प्रतिबल भी 5 गुना अधिक हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रतिबल डेल्टा एल के समानुपाती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ऐसा क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस पतले रबर बैंड से 5 गुना लंबा एक दूसरा रबर बैंड है। ये दोनों रबर बैंड समान पदार्थ से बने हैं और दोनों की मोटाई भी समान है। यदि इस रबर बैंड की मूल लंबाई मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है तो इस दूसरे रबर बैंड की मूल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यह 5 गुना लंबा है। अब मान लीजिए कि हम इस रबर बैंड को 0.5 सेंटीमीटर खींचते हैं, जो कि पहले रबर बैंड की तुलना में 5 गुना अधिक खिंचाव है। तो क्या अब यहाँ अधिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा? क्यों ना वीडियो को रोककर आप इसके बारे में विचार करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है नहीं। प्रत्यानयन बल ठीक पहले जितना ही होगा, लेकिन क्यों? चलिए इसे समझते हैं। तो चूंकि हमारे पास 5 सेंटीमीटर लंबा रबर बैंड है जो हमारे पहले रबर बैंड की तुलना में 5 गुना अधिक लंबा है, इसलिए हम मान सकते हैं कि यह समान मोटाई वाले ऐसे 5 पतले रबर बैंडों से बना है। और चूंकि हमने इसे 0.5 सेंटीमीटर खींचा है, इसलिए इनमें से प्रत्येक रबर बैंड में 0.1 सेंटीमीटर का खिंचाव उत्पन्न होगा, जो कि पहले के समान ही है। यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक रबर बैंड में
अभी भी पहले के समान 100 न्यूटन का ही प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो रहा है। दूसरे शब्दों में, चूंकि दोनों रबर बैंडों में अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समान है, इसलिए दोनों में प्रतिबल भी समान होगा। इसका मतलब है कि केवल इस संख्या को देखकर हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि प्रतिबल क्या होगा। यहाँ प्रतिबल समान है क्योंकि यहाँ यदि हम प्रत्येक 1 सेंटीमीटर रबर बैंड को देखें तो वह समान मात्रा में खींच रहा है। इसलिए प्रतिबल को बढ़ाने के लिए हमें प्रति सेंटीमीटर खिंचाव की मात्रा को बढ़ाना होगा, ना कि कुल खिंचाव को। इस प्रकार यदि हम प्रति सेंटीमीटर खिंचाव को बढ़ा देते हैं तो प्रतिबल भी बढ़ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि प्रति सेंटीमीटर कितना खिंचाव या तनन उत्पन्न हो रहा है। दूसरे शब्दों में, प्रति इकाई लंबाई में कितना खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। यही हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए जो राशि हमारे लिए मायने रखती है वह डेल्टा एल नहीं है, बल्कि डेल्टा एल बटा एल है, यानी प्रति सेंटीमीटर या प्रति इकाई लंबाई में खिंचाव या तनन की मात्रा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन दोनों मामलों में यह राशि समान है। 0.5 बटा 5 0.1 होता है और 0.1 बटा 1 भी 0.1 ही मिलता है। यही कारण है कि इन दोनों मामलों में प्रतिबल और प्रत्यानयन बल समान है। इस प्रकार प्रतिबल वास्तव में जिस चीज पर निर्भर करता है वह लंबाई में परिवर्तन नहीं है, बल्कि प्रति इकाई लंबाई में परिवर्तन है, और इसी राशि को हम विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। ध्यान रखें कि यह एक इकाई रहित राशि है, क्योंकि इसमें अंश और हर दोनों में ही लंबाई है, दोनों में ही सेंटीमीटर है, और इसलिए आपस में कट जाते हैं। इसलिए यह एक इकाई रहित राशि है। कभी कभी हम इसे सापेक्ष परिवर्तन के रूप में भी व्यक्त करते हैं, और इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत परिवर्तन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 0.1 बटा 1 का मान 0.1 है, और यदि हम इसे 100 से गुणा कर दें तो हमें 10 मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ विकृति की मात्रा 10% है। यहाँ पर भी विकृति की मात्रा 10% है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिबल लंबाई में परिवर्तन के निरपेक्ष मान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि लंबाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार हमने समझा कि प्रतिबल प्रत्यानयन बल से संबंधित है, जबकि विकृति का संबंध लंबाई में परिवर्तन से है।